ओके, तो लास्ट क्लास में अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 4 अपना होमवर्क था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से बना लेते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बड़ा ही सिंपल सिंपल। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट सर बहुत सिंपल है। यहां पे अपने लिखते हैं ऑल द एक्सपेंडिचर्स, यहां पे लिखते हैं इनकम्स, राइट। और ऑब्वियसली जैसे बाकी लेजर का होता है, ये अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। देखें क्या दिया हुआ है, एवरीवन फटाफट से एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितना फीस इनकम जाएगा सर? 3 लाख। तो यहां पे देखो फीस कलेक्टेड दिया हुआ है कितना, 380। 380 में से पिछले साल का 80,000। लेकिन सर यहां पे देखिए फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ये ऐड भी तो होगा, ये ऐड भी तो होगा। गाइस अक्रूवल कॉन्सेप्ट अगर आप लोग नहीं समझोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा। अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ऑल्सो अवर एक्सपेंस, और यहां पे फीस कलेक्टेड, यहां पे आउटस्टैंडिंग इनकम इज ऑल्सो अवर इनकम। यहां पे फीस कलेक्टेड का बात कर रहा है, मतलब ये इनकम है, राइट। यहां पे फीस इज एन इनकम। तो अपने को यहां पे क्या लिखना है, बाई फीस। इंटरनल कॉलम में लिखो 3,80,000, और सर ऑब्वियस सा बात है, ऐड अपने करते हैं आउटस्टैंडिंग, लेस करते हैं ऑफ प्रीवियस ईयर। तो सर आउटस्टैंडिंग कितना है, 10,000। ये भी अपना इनकम का पार्ट होगा ही होगा, तो 3,90,000 का इनकम होना चाहिए। लेकिन सर 80,000 तो पिछले साल का बाकी था, वो वाला मिला हुआ है। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है ये जो 80,000 है ना, ये फॉर द प्रीवियस ईयर है, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था उसका मिल रहा है। तो ये करंट ईयर का इनकम नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 3,10,000 इज द फीस कलेक्टेड इनकम, राइट। इसमें क्या अलग से अपने को एक्स्ट्रा डिस्कशन का जरूरत है क्या? अलग से एक फॉर्मूला बनाएं क्या, कि अपने को आराम से समझ में आ रहा है? सर क्लास 11 का फाइनल अकाउंट्स अगर आप लोग समझे हो, अगर वो नहीं भी समझे हो तो भी अक्रूवल कॉन्सेप्ट अगर आप समझे हो, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट इज वेरी वेरी क्लियर कि सर 3,10,000 इज अवर इनकम। गाइस डाउट होगा तो तुरंत तुरंत पूछ लेना। सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, एकदम सेम। क्या करना चाहिए, आप इंटरनल कॉलम में लिखिए टू सैलरी, इंटरनल कॉलम में लिखिए पहले। अमाउंट बताओ कितना होगा सर? सैलरी पेड इज 28,000। ये तो पेड है, पेड। लेकिन सर कुछ आउटस्टैंडिंग भी तो है, वो भी तो अपना खर्चा है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है, ये अमाउंट बताइए, इसमें से लेस कर दीजिए अगर कोई प्रीवियस ईयर वाला अभी पेमेंट हुआ है तो, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का बाकी था। अभी तो सर सिर्फ पेमेंट हुआ है, वो करंट ईयर का खर्चा थोड़ी ना है, नहीं है। इसका मतलब सर यहां पे देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हुआ, 1,000। ये 1,000 तो ऐड होगा, तो ये टोटल होता है 29,000। बट सर इसमें से ऑफ प्रीवियस ईयर कितना पेमेंट हुआ है, 3,000 पे हुआ है ऑफ प्रीवियस ईयर। तो दैट मीन सैलरी एक्सपेंस एक्चुअली ऑफ दिस ईयर इज ओनली 26,000। करंट ईयर का एक्चुअल में सैलरी का खर्चा इज ओनली 26,000। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस से रिलेटेड और कुछ बोला है क्या? सर कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को एक्सपेंस लिख दीजिए 3,000 टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस।
3000। नेक्स्ट, टूर्नामेंट एक्सपेंस कुछ बोला है क्या? टूर्नामेंट एक्सपेंस के बारे में नीचे कुछ भी नहीं बोला सर, एज इट इज ये 12,000 को आप एक्सपेंस लिख दीजिए। टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000। नेक्स्ट, मीटिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मल मीटिंग एक्सपेंसेस लिख दीजिए, 2 मीटिंग एक्सपेंसेस। कितना है मीटिंग एक्सपेंसेस? 18,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल एक्सपेंसेस में लिख दीजिए 6,000। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग ₹19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। एवरीवन केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुली ध्यान से सुनना बात को, क्या बोल रहे हैं सर। ये जो बुक्स एंड पीरियोडिकल्स है 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, मतलब ये जो टोटल 29,000 का अपने बुक्स एंड पीरियोडिकल्स खरीदते हैं, ठीक है। टोटल 29,000 का बुक्स एंड पीरियोडिकल्स परचेज किए हैं। पीरियोडिकल्स क्या होता है? जो वीकली मैगजीन्स वगैरह आता है ना, वीकली या मंथली, राइट, जो पीरियोडिकली अपने को कुछ कुछ देखो आप, जैसे कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स होता है जो वीकली आता है, जो मंथली आता है, कुछ कुछ मैगजीन का या न्यूज़पेपर का इशू जो होता है वो मंथली या क्वार्टरली या वीकली होता है, तो उसको नॉर्मल न्यूज़पेपर्स वगैरह की तरह ट्रीट करते हैं पीरियोडिकल्स को। पीरियोडिकल्स इज अ पेटी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। बट अपने बात कर चुके हैं सर, बुक्स जो होता है ना, बुक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट होता है, बुक्स खर्चा नहीं होता है। बहुत डिटेल में अपने इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। बुक्स असेट होता है। हाँ, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करिए उसके ऊपर, नो प्रॉब्लम। डेप्रिसिएशन के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन बोलेगा तो डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। बुक्स फिक्स्ड एसेट है, पहले तो ये समझ लो। जैसे ऐसे मानो जैसे फर्नीचर है, तो बोल रहा है टोटल 29,000 का बुक्स एंड पीरियोडिकल्स खरीदे, उसमें से 19,000 का बुक्स है, तो इसका मतलब पीरियोडिकल्स कितना का है? पीरियोडिकल सर 10,000 का है। दिस 10,000 इज अवर एक्सपेंस, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर्स वगैरह। बाकी जो 19,000 का बुक्स है ना, वो अपना असेट है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस में नहीं आ सकता है। उसका डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। यस, वेरी गुड। बुक्स को अपने को बैलेंस शीट में दिखाना है, डेप्रिसिएशन होगा तो यहां पर आएगा और बैलेंस शीट से असेट से लेस होगा डेप्रिसिएशन, अगर देगा तो। नहीं दिया है तो नहीं दिया, क्या करेंगे? यहां पे एकदम नॉर्मल लिखना, टू पीरियोडिकल्स। क्या लिखो सर? 29,000 में से माइनस 19,000, सिर्फ 10,000 का अपना पीरियोडिकल्स का खर्चा है। बुक्स तो फिक्स्ड एसेट है, बुक्स तो फिक्स्ड एसेट है। नोट, बुक्स आर फिक्स्ड असेट्स। आप लोग आंसर में ही नीचे लिख सकते हो, नोट, बुक्स आर फिक्स्ड असेट्स नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेंट तो सर नॉर्मल एक्सपेंस है, 10,000 दिखा दीजिए टू रेंट। पोस्टेज एंड टेलीफोन एकदम नॉर्मल एक्सपेंस है, 15,000। कितना अमाउंट? 15,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉर्मल एक्सपेंस है, 4,000। डोनेशन रिसीव्ड है सर, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है डोनेशन, 20,000। और अपने को कोई स्पेसिफिक डोनेशन तो बोला नहीं है, सिर्फ डोनेशन बोला है। सर अगर जनरल है, नॉर्मल है, तो आप इसको नॉर्मल इनकम बोलिए ना। स्पेसिफिक बोलता तब अपने रुक जाते, तब अपने बोलते नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे, सीधा सीधा इसको बैलेंस शीट में लो। परफेक्ट। तो डोनेशन रिसीव 20,000 बाई डोनेशन 20,000, राइट। रेंट भी पेड बोला, बाकी सब अपना खर्चा था, खर्चा लिख लिए। मेरे को फटाफट से बताइए सरप्लस कितना आ रहा है या डेफिसिट कितना आ रहा है? सरप्लस या डेफिसिट आता है, बात कर चुके हैं।
रिकैलकुलेट। सरप्लस का अमाउंट मेरे को सबसे चाहिए, फटाफट बताना कितना आ रहा है। सरप्लस आ रहा है, ये पक्का है क्या? अगर ये पक्का है तो ये मालूम है कि सर यहां पे 3,30,000 आएगा टोटल। अगर सरप्लस पक्का है तो 330 आएगा, और सरप्लस पक्का है क्योंकि सर देख के समझ में आ रहा है कि यहां 3,10,000 और 20,000 330 हो रहा है, और यहां पे लग रहा है कि 1.5-2 लाख के ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। राइट हितेश, रीचेक योर आंसर। पीरियोडिकल्स आर लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स जो वीकली यूज होता है। मतलब एक मान लो कोई वीकली मैगजीन आता है, तो वो वीकली मैगजीन थर्ड वीक फोर्थ वीक में कोई काम का नहीं है। वो तो जिस वीक का मैगजीन है वो उसी समय काम का है। क्या वो वाला वीकली मैगजीन को कोई आज से 1 साल बाद वापिस से खोल के पढ़ेगा? कि लेटेस्ट मैगजीन जो आया है वो पढ़ेगा, अगर वीकली पब्लिशिंग है तो। लेकिन एक बुक है हैरी पॉटर, इट इज फॉर द एजेस। आज भी पढ़ सकते हैं, 3 साल बाद भी पढ़ सकते हैं, 5 साल बाद भी पढ़ सकते हैं। बट एक वीकली पीरियोडिकल, एक न्यूज़पेपर जो आज का न्यूज़पेपर है, क्या आज से 1 महीना बाद उसका कोई रेलिवेंस है? कोई मतलब है? वो एक्सपेंस है ना, वो पेटी एक्सपेंस है, वो खर्चा एक्सपेंस है। राइट वो कोई असेट नहीं है जो आपको साल भर बाद काम देगा। इट इज नॉट एन असेट, इट इज नॉट अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस। इट इज स्क्रैप आफ्टर अ डे, आफ्टर अ 2 days 3 days के बाद उस न्यूज़पेपर का कोई काम नहीं है। एक मंथली मैगजीन जो आता है वो उस मंथ में रेलिवेंट है, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ 3 महीना आप काम में ले लो, उससे ज्यादा काम का नहीं है। राइट दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज असेट। वेरी गुड हितेश, अभी भी 1,000 का डिफरेंस है, चेक करो। हितेश आपका आंसर अभी भी डिफरेंस आ रहा है, मेरे पास आंसर जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है, कंफर्म करोगे आप लोग, 2,26,000 मैक्सिमम आंसर मेरे पास आ रहा है। रिकन्फर्म्ड है? यस, वेरी वेरी गुड गर्व एंड रोशनी एंड तनिषा, वेरी गुड, एंड मानवी। हितेश रीचेक, फटाफट से चेक करो और बताओ। मूविंग अहेड, आंसर ये करेक्ट है, 2,26,000। मूविंग अहेड आपका कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। यस अंजलि, वेरी गुड, 2,26,000 इज द राइट आंसर। चलो कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, 5 अपना होमवर्क नहीं था, 6 भी नहीं था, सीधा 10 और 11 है क्या? चलो 10 और 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 20 इन द बुक्स ऑफ अ सोशल क्लब अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1, फर्नीचर अकाउंट बनाना है ना बस सिंपली, चलो फर्नीचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, है ना। क्वेश्चन क्यों अभी पहले रीड करें, फर्नीचर अकाउंट ही तो बनाने बोला है, और पूछा ही क्या है। तो बस फर्नीचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, देखें क्या दिया हुआ है। फर्नीचर एज ऑन 1 April 19, पहले तो 2,20,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हम पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं गाइज, लेजर बनाना है सिंपली, तो लेजर का कंप्लीट फॉर्मेट का एक्सपेक्टेशन मत रखना कि डेट वाइज अभी लेजर बनाएंगे, है ना। हाँ एग्जाम में अगर आप लोग डेट वाइज प्रॉपर डेट का कॉलम वॉलम बना के अगर नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेगा। अरे लेजर बनाने बोला है तो लेजर का जो फॉर्मेट है उसी में बनाओगे, बट क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो क्या लेजर का पूरा अच्छे से फॉर्मेट बनाए सजाएं, इतना ही टाइम बाकी है अपने पास? जी नहीं। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2,20,000। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 April 19, ₹20,000। मतलब जिसका बुक वैल्यू 20,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है उसको बेच दिए, सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20% ऑन 31 December 19, मतलब 9 मंथ्स के बाद। करेक्ट, 1 April को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, तो अगर ये 1 April है
तो अपने बेचे कब है? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 19 को बेच दिए। पर सर बेचेंगे तो उसके पहले कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। अरे जो असेट बेचेंगे उस असेट के ऊपर जिस दिन बेचेंगे उस दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट? ये तो क्लास 11 का डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर का सम है, जो सबसे बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है वो वाला सम है भाई। डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले तो बताओ वो कौन कितना होगा, जो असेट सेल हो रहा है खाली उसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद बताना वो कितने में बिका बाई बैंक, और क्योंकि प्रॉफिट में बिका, क्योंकि प्रॉफिट में बिका तो यहां पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये कहां जाएगा सर? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल जाएगा बाद में, राइट? पहले तो डेप्रिसिएशन बताना सर कितना आ रहा है। फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 19 भी और आएगा। अच्छा 1 अक्टूबर 19 को पहले फर्नीचर परचेज्ड और दिया है, 1 अक्टूबर 19 को परचेज्ड है टू बैंक, कितना? 1 लाख का। और ये फिर अपने करेंगे 31 दिसंबर वाला काम, 31 दिसंबर 19 वाला काम। पहले तो डेप्रिसिएशन बताना उस 20,000 वाले असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2000 आएगा क्या? वेरी वेरी गुड, 1500 आएगा। बुक वैल्यू का मतलब सर जो बुक में वैल्यू दिख रहा है, मतलब 1 अप्रैल 19 को जो 2,20,000 दिख रहा है ये बुक वैल्यू है। तो ये जो 2,20,000 का बुक वैल्यू है इसमें से 20,000 बुक वैल्यू वाला, जो 2,20,000 बुक वैल्यू दिख रहा है उसमें से 20,000 बुक वैल्यू वाला असेट बिक रहा है, उसमें से इसमें से 20,000 बुक वैल्यू वाला असेट बिक रहा है, ठीक है? लेकिन सर बिक कब रहा है? When are we selling it? We are selling it on 31st December 19. So when we will sell it, when we will sell it on 31st December 19, तो पहले 31st December 19 तक का उस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा गाइस? वेरी वेरी केयरफुली चेक। यहां पे ये कैलकुलेशन आप लोग को बहुत अच्छे से देखना है। तो 20,000 के ऊपर, क्योंकि 20,000 बुक वैल्यू वाला असेट बिक रहा है 31 दिसंबर को 10/100, लेकिन सर 9/12 जो नहीं कर रहा है ना, 9/12 जो नहीं कर रहा है वो एकदम इंसेनली काम कर रहा है, एकदम एब्सेंट माइंडेडली काम कर रहा है, ठीक है? जो 9/12 नहीं कर रहा है ना वो एकदम एब्सेंट माइंडेड है, बस खाली कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अकाउंट्स कैसे चल रहा है। मतलब इतना समझ में आना चाहिए यार आप लोग को, अभी तक इतना क्लास 11 पूरा कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन 1 अप्रैल 19 से 31 दिसंबर 19 तक का सिर्फ करना है, तो 9/12 नहीं करेंगे। पूरा साल का रेट है 10% पर एनम, ये तो पूरा साल का है ना, 10% पर एनम बोल रहा है। कितना होगा बताओ? 1500 हो रहा है क्या? ये 1500 हो रहा है क्या? अच्छा बेचे कितना में है? बेचे कितना में? देखो सोल्ड एट अ गेन प्रॉफिट ऑफ 20%, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 19। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन व्हाट? जो जो अब डेप्रिसिएशन होने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसके ऊपर 20% का गेन है। एवरीवन प्लीज, डेप्रिशिएट करने के बाद जो 20,000 बुक वैल्यू वाला असेट है, अगर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 1500 हटा देंगे तो वो 18,500 बचेगा। 18,500 का 20% बोलो। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, लेकिन तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कहां जाएगा? ये अल्टीमेटली जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दिस विल अल्टीमेटली गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई एम नॉट सेंडिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई एम जस्ट राइटिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आप इसको ये चीज लिख सकते हो, डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो, एकदम करेक्ट होगा। अगर आप यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखोगे, दिस इज परफेक्टली करेक्ट गेन को, राइट? इधर आप लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फिर उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या आप डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखिए, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, राइट? जैसे अपने दोनों ही करते थे। तो द प्रॉफिट इज 3,700, प्रॉफिट इज 3,700। देन बताओ व्हाट इज द अमाउंट? 18,500 प्लस 3,700 कितना हो रहा है?
22,200 इज द सेल प्राइस। सर एक तो 18,500 का उसका बुक वैल्यू था, इसके ऊपर 20% 3,700 अपने ऐड कर दिए, तो इसका मतलब अपने बेचे कितना में है, बेचे 22,200 में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जाएगा 3,700। ऑल राइट, यस, वेरी वेरी गुड। अच्छा अभी बताइए क्या काम खत्म हो गया क्या? जी नहीं सर, लेजर को क्लोज कौन करेगा, लेजर को क्लोज तो करना पड़ेगा। हाँ वही तो, डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करना पड़ेगा, फिर बैलेंस कैरिड डाउन। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, फिर बैलेंस कैरिड डाउन। ये सारा काम तो हुआ सर 31 दिसंबर 19 को, बट इस साल के एंड में एक 31 मार्च 20 भी आएगा, जिस दिन अपने को बाकी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा सर, एक तो ये 2,20,000 जो ओपनिंग बैलेंस था, जो ओपनिंग बैलेंस 2,20,000 था, उसमें से अभी भी 2 लाख बाकी है, उसके ऊपर पूरा साल का 10%। और एक 1 अक्टूबर को जो 1 लाख का खरीदे हैं, उसके ऊपर 6 महीना का डेप्रिसिएशन। 2 लाख के ऊपर पूरा साल, 1 लाख के ऊपर 6 महीना, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इजी सा कैलकुलेशन है, फटाफट बताओ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 2 लाख के ऊपर पूरा 10% सर, ठीक है ना, फुल 10%, प्लस 1 लाख के ऊपर 10% तो होगा, बट 6/12 जो नहीं कर रहा है वो एकदम भोला है। ठीक है, एकदम भोला बनने से नहीं होगा। जो 6/12 नहीं कर रहा है वो एकदम सही नहीं जा रहा है गाइज। एकदम सिंपली समझो, 2 लाख के ऊपर 10% तो 20,000 हो गया, और इस 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 का 6/12 एकदम करना पड़ेगा। 25,000 इज द डेप्रीसिएशन। 25,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। हितेश अपना कैलकुलेशन ठीक करो, ठीक है। 31 मार्च 20 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपके कैलकुलेशन में? अमाउंट बताओ कितना होगा? 3,23,700, 3,23,700, 3,23,700 के लिए यहां कितना लिखा जाए? जल्दी जल्दी बताओ कितना? 2,75,000। ऑल राइट, 275, वेरी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये वाला जो नेक्स्ट वाला लेजर है, क्या इससे भी अच्छा है क्या कुछ? बस इतना ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं। लॉस कितना आ रहा है बताओ तो? नहीं पता? चलो देख लेते हैं। एक तो बैलेंस ब्रॉड डाउन बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। अच्छा, ये अपने को ओपनिंग बैलेंस 440 बता रहा है ना गाइस। केस 2 में अपने जो फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं ना, उसका ओपनिंग बैलेंस हुआ 440। नेक्स्ट, फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 40,000, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 19। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। और इसको छोड़ करके सर, फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम, फर्नीचर कॉस्टिंग 3 लाख वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 19। तो पहले डेट वाइज अगर बात करें तो सर ये तो 1 अप्रैल 19 है, ठीक है। 1 अप्रैल 19 को ओपनिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 19 को एक नया फर्नीचर खरीद रहा है टू बैंक, कितना का? 3 लाख का। उसके बाद सर क्या कर रहा है ना, 31 दिसंबर 19 को एक असेट बेच रहा है। जो असेट बेच रहा है ना, वो 40,000 इसके अंदर घुसा हुआ है बुक वैल्यू। तो बाई डेप्रीसिएशन उस 40,000 के ऊपर 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एकदम सेम। बताओ अमाउंट कितना होगा? 3,000। एक्सेलेंट। ये 3,000 का कैलकुलेशन सर बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर होना चाहिए सर, क्योंकि जो असेट बेच रहे हैं ना 31 दिसंबर को, वो 40,000 का असेट है बुक वैल्यू जो इसके अंदर घुसा हुआ है। उस 40,000 में 10% का डेप्रीसिएशन करना है। बट याद रहे 31 दिसंबर, इसलिए 9/12 जो नहीं कर रहा है वो बहुत ही गलत जा रहा है।
2 लाख कैसे आया? क्योंकि तनिष्का ये 2,20,000 में से 20,000 वाला असेट तो सेल हो गया। ये जो अपने सेल वाला ट्रांजेक्शन किया है ना, बाई डेप्रिसिएशन बाई बैंक, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो प्रॉफिट ऑन सेल गया है, ये पूरा का पूरा इस 20,000 का असेट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस का असेट जितना था उसमें से 2 लाख का ही असेट बचा हुआ है। तो वो 2 लाख का असेट के ऊपर पूरा साल भर का 10% का डेप्रिसिएशन, और जो नया असेट खरीदे हैं 1 लाख का, उसके ऊपर 6 महीना का डेप्रिसिएशन, बिकॉज वो 1 अक्टूबर को खरीदे हैं। तनिष्का कंफर्म करो, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 19 को बाई बैंक कितना में बेचे? सर बोल रहा है सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 19। तो लॉस तो तब निकलेगा जब सर अपने बुक वैल्यू बताए कितना हो रहा है। 40,000 बुक वैल्यू था, 3,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो जो बुक वैल्यू बचा वो सिर्फ 37,000 बचा। बुक वैल्यू सिर्फ 37,000 बचा ना, तो 37,000 के ऊपर कितना परसेंट लॉस है? 20% का लॉस है। 31 दिसंबर 19 को बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस है। बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि लॉस है। सर लॉस कितना है? देखिए 40,000 वाला असेट बेचे, उस 40,000 के ऊपर 3,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो उसका जिस दिन वो सेल हो रहा है, जिस दिन वो असेट सेल हो रहा है, WDV या बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज ओनली 37,000। बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज ओनली 37,000। तो 37,000 का जो असेट है उसको 20% लॉस में बेचे, तो बताओ लॉस कितना हुआ? 7,400 का लॉस है। तो इसका मतलब वो बेचे कितना में है? सर 37,000 तो बुक वैल्यू आ रहा है, और उसको आप 3,700 के सॉरी 7,400 के लॉस में बेचे हो, तो कितना में बेचे हैं? 29,600 में बेच दिए। करेक्ट, वेरी वेरी गुड, 29,600 में बेच दिए। उसके बाद सर अब आएगा 31 मार्च 20, अपने जो असेट अपने पास पड़ा हुआ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस का 4 लाख का असेट बचा हुआ है, उस 4 लाख के ऊपर पूरा 10%, उस 4 लाख के ऊपर पूरा 10% मतलब 40,000। 4 लाख के ऊपर पूरा 10% तो 40,000। और जो नया वाला खरीदे हैं ना 3 लाख का, वो 1 अक्टूबर को खरीदे हैं, उसके ऊपर 6 महीना का। 3 लाख के ऊपर 10%, 30,000 का 6/12 मतलब आधा, कितना? 15,000। तो 40,000 प्लस 15,000, टोटल जो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा दैट इज 55,000। और बाकी का अपना हो गया बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? 740 इज द टोटल। 6 लाख एग्जैक्ट अमाउंट कैसे आ सकता है? अच्छा 400 और 600 हो गया ना, हाँ ठीक है, 6 लाख, वेरी गुड, करेक्ट है। यस 6,45,000, एक्सेलेंट। तनिषा एंड गरिमा एंड बाकी लोग कंफर्म करो, क्या आप लोग का भी 6,45,000 आ रहा है? गाइस कंफर्म फास्ट। कंफर्म फास्ट एवरीवन, क्या 6,45,000 आप लोग का भी आ रहा है? इजी सा क्वेश्चन था ये वाला भी। ऑल राइट गर्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। From the following extracts of receipts and payments account additional information, compute income from subscription for the year ended 31st March 20 and show it in the final accounts of Heritage Club.
ठीक है, पहले फोकस करो खाली सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने में। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। यहां पे जो ये 1 लाख आ रहा है दैट इज द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड है? 1 लाख। ऑलराइट, फिर देखो क्या बोल रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। गाइस बहुत ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन के पहले आप लोग को बताना चाहते हैं, मान लो आप लोग को दिया हुआ कितना पैसा मिला। ठीक है, मेरे साथ में चलोगे। ठीक है, लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसमें दो चीज ऐड होता है, दो चीज ऐड होता है। क्या क्या? सर सब्सक्रिप्शन का पैसा जितना मिला क्या उतना ही अपना इनकम है? जी नहीं सर, कुछ ऐसा पैसा भी तो हो सकता है, कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन भी तो हो सकता है जो अपना इनकम तो हुआ है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनकम बोलना पड़ेगा, लेकिन पैसा मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, हो सकता है, लेकिन वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम तो आएगा ना। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में और क्या सीखे अपने? हाँ, पैसा मिला है तब बोलेंगे इनकम है? जी नहीं सर, पैसा भले ही नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है? इनकम है क्या करंट ईयर का? आउटस्टैंडिंग है मतलब मिला हुआ नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग है, ईयर एंड पे अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब रिसीव नहीं हुआ। रिसीव नहीं हुआ तो क्या हुआ? इनकम तो है करंट ईयर का। इस बात को अगर आप नहीं सोच रहे हो तो फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है, और अक्रूवल कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन जितना मिला क्या उतना ही इनकम है? जी नहीं सर, कुछ ऐसा भी तो इनकम हो सकता है जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इनकम तो है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड फॉर करंट ईयर। और क्या ऐड करेंगे सर? मान लो कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा, कोई सब्सक्रिप्शन का ऐसा पैसा जो लास्ट ईयर मिल चुका था। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम नहीं था, वो लास्ट ईयर का इनकम नहीं था, लास्ट ईयर एडवांस में मिल चुका था। कुछ मेंबर लोग था, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ मेंबर लोग है जो लोग बोला अरे पैसा का जरूरत है ना एनपीओ को, तो हम तो अगला साल में सब्सक्रिप्शन का पैसा देंगे ही, एडवांस में ले लो। मतलब लास्ट ईयर एडवांस में पैसा दे दिया, तो वो पैसा मिल तो गया लास्ट ईयर, करंट ईयर के रिसीव्ड में नहीं है, लेकिन वो इनकम कौन से साल का है? करंट ईयर का इनकम है, करंट ईयर का इनकम है। तो अपने ऐड में एक और चीज लिखेंगे, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। सर फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, ये करंट ईयर का इनकम है क्योंकि है करंट ईयर के लिए। आउटस्टैंडिंग एट द एंड फॉर करंट ईयर मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर वो आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, तो सर सब्सक्रिप्शन रिसीव, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो सिंपल सा चीज है देखना। ₹200 मेंबर है और 1000 रुपया करके मेंबरशिप फीस देते हैं, तो टोटल इनकम कितना हुआ? टोटल इनकम कितना हुआ? 2 लाख, यस और नो? अगर 200 मेंबर है और 1000 रुपया करके साल का मेंबरशिप फीस है, तो टोटल ईयरली सब्सक्रिप्शन इनकम, टोटल पूरा साल का सब्सक्रिप्शन इनकम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 2 लाख रुपया है। लेकिन सर क्या हुआ ना, ये 2 लाख में से लास्ट ईयर ही कुछ मेंबर ऐसे थे जो 10,000 एडवांस में दे दिए थे, 10,000 एडवांस में दे चुके थे लास्ट ईयर ही, और कुछ ऐसे मेंबर है अभी करंट ईयर में अभी तक पैसा नहीं दिए, 20,000 अभी तक बाकी है मिलना। गाइस प्लीज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनोगे। कुछ ऐसे मेंबर है जो लास्ट ईयर ही इस 2 लाख रुपया में से 10,000 दे चुके थे, तो वो 10,000 करंट ईयर में नहीं मिला होगा क्योंकि वो 10,000 तो लास्ट ईयर मिल चुका था, तो करंट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं आएगा।
करंट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कैसे आएगा सर? क्योंकि लास्ट ईयर रिसीव हो चुका था, करंट ईयर में रिसीव ही नहीं हुआ। करंट ईयर में क्यों रिसीव होगा? क्योंकि वो लोग तो लास्ट ईयर पे कर चुके थे। जब लास्ट ईयर पैसा मिल चुका था मतलब करंट ईयर में पैसा नहीं मिलेगा। तो करंट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ये 2 लाख में से 10,000 तो नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर ही दे चुका था। और सर एक और बात बोल रहे हैं कि कुछ मेंबर ऐसे हैं जो करंट ईयर में पैसा दिए नहीं है, सब्सक्रिप्शन का पैसा उनको देना होता है पर नहीं दिए, वो लोग बोले कि बाद में देंगे, तो उन लोग का आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी रिसीव नहीं हुआ, तो 20,000 भी रिसीव नहीं हुआ। तो कितना रिसीव हुआ एक्चुअल में? 1,70,000 ही तो रिसीव हुआ। तो अगर अब ये 1,70,000 से इनकम निकालना पड़े तो क्या ये दोनों को ऐड नहीं करना पड़ेगा? अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1,70,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको बोलना पड़ेगा ना रिसीव से क्या होता है, इनकम कितना हुआ करंट ईयर का ये बताओ। रिसीव से क्या होता है, करंट ईयर का इनकम कितना है ये बताओ। रिसीव हुआ 170, लेकिन सर अभी भी मिलना बाकी है ना 20,000, वो भी तो इनकम है, वो भी ऐड करिए। और सर लास्ट ईयर ही मिल चुका था, करंट ईयर का इनकम है, वो भी ऐड करिए। राइट? मानवी एंड तनिष्का कंफर्म फास्ट, आर यू ऑल फाइन विद दिस एडिंग दिस टू? सर कितना पैसा मिला इसमें ये दोनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए। राइट? अच्छा ये तो मिल गया, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि ये जो पैसा मिला हुआ है, ये जो पैसा मिला हुआ है उसमें कुछ लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, वो मिला है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था वो मिला है करंट ईयर में, तो क्या वो करंट ईयर का इनकम है? जी नहीं सर, वो तो लास्ट ईयर का इनकम है, पैसा अभी मिला है बस। राइट? तो ये लेस होगा, लेस। जब लेस करेंगे ना तो क्या सोचना है कि सर ऐसा कौन सा अमाउंट है जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो रिसीव्ड तो है बट करंट ईयर का इनकम नहीं है। रिसीव्ड तो है, इसके अंदर घुसा हुआ है, बट करंट ईयर का इनकम नहीं है। सर ऐसा 2 अमाउंट हो सकता है, एक तो लास्ट ईयर का बाकी था जो अभी मिला है, और एक ऐसा हो सकता है जो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी मिल गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या लिखना है सर? सिंपली लेस 2 आइटम होगा, क्या क्या? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर एंड received in advance for next year, for next year, for next year, received in advance for next year। बस ये अगर आप करना सीख गए तो बल्ले बल्ले, ये चैप्टर इजी लगेगा। इस चैप्टर में सबसे अच्छा चीज समझने का यही है, यही सबसे ज्यादा तंग करता है, और ये इतना सिंपल अक्रूवल कॉन्सेप्ट अपने नहीं समझ पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ इसमें थोड़ा सा और लैंग्वेज में घुमाएगा, थोड़ा सा इसी के अंदर, इसी फॉर्मेट के अंदर खाली लैंग्वेज में घुमाएगा। चलो सॉल्व करें। कितना रिसीव्ड है सर? 1 लाख रुपया रिसीव्ड है। पहले तो आप 1 लाख रुपया रिसीव्ड बोलिए, इनकम हो गया। चलिए मान लीजिए 1 लाख रुपया इनकम हो गया, लेकिन सर अब एक एक करके देखो, एक एक करके देखो इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, क्या वो करंट ईयर का इनकम है? जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो इस 1 लाख रुपया में मिला हुआ होगा? अरे जो पिछले साल 20,000 रुपया आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा, बट इनकम थोड़ी ना करंट ईयर का। ये लेस कर दो, देखो लेस कर दो, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर 20,000 को लेस कर दो। और सर नेक्स्ट बताइए सर, रिसीव्ड आउट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एंड में, करंट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है मतलब वो करंट ईयर का इनकम तो है बट मिला नहीं है। करंट ईयर का इनकम तो है बट पैसा नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या हुआ, ऐड कर दो, क्योंकि इनकम तो है 40,000। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये 40,000 का अपना इनकम तो है। नेक्स्ट आओ, एक एक करके इंफॉर्मेशन देखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब पिछले साल ये एडवांस में मिल चुका था, पिछले साल 31 मार्च 2019 को, लास्ट ईयर ही अपने बात कर रहे हैं 31 मार्च 20 का, और ये लास्ट ईयर कुछ था जो एडवांस में मिल चुका था। राइट? लास्ट ईयर एडवांस में कौन से साल के लिए मिला होगा? करंट ईयर के लिए। तो अभी करंट ईयर में इस 1 लाख रुपया में इंक्लूडेड नहीं है ये वाला 30,000, क्योंकि लास्ट ईयर ही मिल चुका था, तो करंट ईयर में कैसे इंक्लूडेड होगा? राइट? लास्ट ईयर पैसा रिसीव्ड था, करंट ईयर के रिसीव्ड में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनकम तो है, इनकम है तो ऐड करो।
ऐड कितना करे सर? 30,000 ऐड कर दो। तो ये कितना हुआ? 170 हुआ टोटल। और यहां पे देखो एक और अपने पास इंफॉर्मेशन बाकी है सर। ये वाला 20,000 क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये 20,000 भी इस 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड तो है। ये 20,000 इस 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड तो है, बट करंट ईयर का इनकम नहीं है। करंट ईयर का इनकम नहीं है, तो 20,000 को लेस कर दो। कितना हुआ इनकम बताओ तो? 1,40,000 is the income. Oh, 130 is the income. 1,30,000 is our subscription income. गाइज ये वाला क्वेश्चन अभी अभी जो हम डिस्कस किए ना, एक बार रिक्वेस्ट है आप लोग को वापस से खुद से सोचना इस बारे में। अभी तुरंत क्लास खत्म करने वाले हैं, तुरंत ये वाला सम वापस से खुद से करोगे। सबसे पहले खुद से सोच के, और उसके बाद जो समरी बता रहे हैं ना वो देखोगे। क्या समरी बता रहे हैं देखो, ये वाला समरी, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला जरूर से देखना है, सबको अच्छे से देखना है कि यहां पे क्या लिख के दिए, जो अभी अभी डिस्कस किए वही लिख दिए। कोई भी खर्चा हो या कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस हो, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस यहां लिखा हुआ है, और फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनी इनकम लिखा हुआ है। कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस इसी तरह से होगा। आप लोग को ये वाला देखना है और ये वाला देखना है। ओके, ये अपने आप देखोगे, और 2-3 होमवर्क मार्क करो फटाफट। और एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल वाला क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हो साथ में आईएससी के साथ, आप लोग भी अटेंड करोगे। एवरीवन मस्ट अटेंड टुमारोज क्लास। वी विल कंप्लीट दिस गुडविल वाला पार्ट। जो भी डिस्कशन थोड़ा बहुत बाकी है वो वाला पार्ट अपने कल के क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और एक दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक दो डिस्कशन है, तो कल वाले क्लास को अपने साथ साथ ही कंप्लीट करेंगे। एंड सैटरडे वाला क्लास भी अपना साथ में होगा, उसके बारे में हम अपना जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बात करेंगे। तो अभी आप लोग होमवर्क मार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 इज द होमवर्क। फोर्टीन इज द होमवर्क। 12, 13, 14 is homework. Question number 12, 13, 14 is the homework. I am closing today's class early. See you in the next class. That is, पहले तो कल वाले क्लास में मिलेंगे, और फिर परसों वाले क्लास में ऑब्वियसली अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड रहेगा। टाटा बाय बाय, इन गो लाइव, ठीक है, बाय। हाँ, कल वाला क्लास है सबके लिए, सबको अटेंड करना है। बाय। हाँ, आप कौन सा पे चाहते हो?